हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि HECP में आता है और इसका एग्ज़ाम्स जनवरी में मोस्टली सेकेंड वीक में आ जाएगा। और अगर PCI से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आया तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगी। तो अभी जल्दी से हम एक दो डिजीज़ेज इसमें कवर करते हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो और बीच बीच में अगर कोई अपडेट है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिनको भी अभी तक नोट्स नहीं मिला या फिर बुक्स नहीं है, लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से परेशान है, तो वही इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 14 मार्क्स के इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चंस और थोड़े एक दो शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो बिना डिले करे हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी, ये कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है ना। एंड जो इंडिया में कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में थोड़ा लिखना है। तो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज गिवन हियर कि कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो लेट्स सी हियर, इफ इन द एग्जाम इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर लिखिए, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज आर डिफाइंड एज एन इलनेस ड्यू टू द स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट और इट्स टॉक्सिक product capable of the being directly or indirectly transmitted from man to man। जैसे कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज उसको बोलते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्टेड पर्सन से अच्छे वाले पर्सन में क्या होता है, वो स्प्रेड होता है ना। वो किस वजह से हो सकता है, तो हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हो, है ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे कि कोविड में भी हम देख रहे थे कि एक से कई लोगों को हो जा रहा था, तो क्या सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना पड़ रहा था। तो जो कोविड भी था, जो कोरोना भी है, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। उसी तरह से हमें इसे क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट जो है कि क्लासिफिकेशन है कि हम कम्युनिकेबल डिजीज हमारे इंडिया में जितने भी मिलते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी उसकी हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, यानी कि वो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी कि हमारे ये लंग्स वगैरह में जो भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर उसके थ्रू जो स्प्रेड होते हैं उसका है। तो फर्स्ट जो है इसमें आता है चिकन पॉक्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ। तो इसमें मोस्टली कौन से पूछे जाते हैं, तो ये मोस्टली इसमें अब के नज़रिए से देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का बनाया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो सिर्फ सुनने के मतलब एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नॉलेज मिल जाएंगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस ही मोस्टली आएगा, क्योंकि अब कोविड चल रहा है तो ज़्यादातर लंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, यानी कि वो कम्युनिकेबल डिजीज, वो स्प्रेड होने वाला डिजीज जो कि हमारे इंटेस्टिनल यानी इंटेस्टाइन GIT ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हेपेटाइटिस है ना, ये क्या है, जॉन्डिस का एक टाइप है, फिर कॉलरा है, फिर टाइफाइड है, फिर पॉलीमिलाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन है। तो ये भी कम्युनिकेबल में है। बहुत लोग को तो मालूम ही नहीं होता कि टाइफाइड भी क्या होता है, या ये हुक वॉर्म जो बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, या फूड पॉइजनिंग, ये सारे भी क्या है, कम्युनिकेबल है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसकी वजह से वो एहतियात नहीं कर पाते, प्रिकॉशंस नहीं ले पाते। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। एग्जाम्पल जो है प्लेग है, मलेरिया है, फिलेरिया है ना। प्लेग बहुत सुनने में आता है। फिर मलेरिया है, मलेरिया तो आजकल घर घर में होता है। क्यों बोले तो हमारे सराउंडिंग अगर हमारा ये है, अगर हम कुछ भी स्टेगनेंट वाटर वगैरह जहाँ पे बहुत मॉस्किटोज वगैरह पनप रहे हैं, तो ये मलेरिया फलेरिया होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें मलेरिया बहुत पूछा जाता है। अब फोर्थ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें एड्स है, सिफिल्स है, गोनोरिया है। सरफेस इन्फेक्शन कौन कौन से है, तो रेबिस है, ट्राकोमा है, लिप्रोसी है, टेटनस है। तो इसमें लिप्रोसी ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे मलेरिया पूछा जाता है, और यहाँ ऊपर टाइफाइड, कॉलरा और हेपेटाइटिस, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आपको ये रिटर्न में मिल जाएगा। जैसे कि ये चिकन पॉक्स का है कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिसीला जोस्टर वायरस, है ना। और ये मोस्टली इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने दिनों में ये पनपता है, तो 14 to 16 डेज तक ये रहता है। फिर ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन
क्या है, चिकन पॉक्स का ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वायरस इंटर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कॉमनली, है ना। तो ये चिकन पॉक्स भी ट्रांसमिट कैसा होता है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का रहता है या रिस्पिरेटरी ट्रैक से, या फिर हमारे जो डेड स्किन्स बच जाते हैं जब वो झड़ते हैं, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में दूसरे लोग आते हैं तो उनको हो जाता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मिसल्स और रूबीला का है, लेकिन ये मैं क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किया है, इस पे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फिर भी अगर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो पूरी चीज़ें हमें आनी चाहिए। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये वीडियो, ये लास्ट मोमेंट के लिए, कि अगर बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम इतना भी पढ़ ले तो आपको आ जाता है। ये ट्यूबरक्लोसिस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया कि इस पे ये ट्यूबर यानी टीबी, दमे की बीमारी जो होती है किसकी वजह से होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। फिर कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है एक जने से दूसरे जने में, है ना, स्प्यूटम के जरिए, है ना, उनकी सांस के जरिए, उनकी जो माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, सेम कोविड में जो था वही इसमें भी हम लिख सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन और ये क्योर कंट्रोल ये अलग हो जाएंगे। डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, उस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दो और डिजीज हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, मैं उसको डिटेल में ले लेती हूँ। ये है इन्फ्लुएंजा के बारे में है। यहाँ पे आपको कंट्रोल बहुत शॉर्ट इन शॉर्ट आपको मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको नोट्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है डिप्थेरिया, इसको गलघोटू भी बोलते हैं। इसमें छोटे बच्चों को मोस्टली होता है, इसलिए पैदा होते के साथ तो वो डिप्थेरिया के टीके लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों को ऐसा हो जाता है कि गला घोटे जैसा हो जाता है, उनको कुछ खाने पीने नहीं आता, और इसमें बच्चे का डेथ भी होता है, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियसली इस डिजीज़ को लिया जाता है। ठीक है। लेकिन आजकल बहुत चांसेस है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, तो टीवी पे आना बहुत दिख रहा है कि उस पे आ सकता है, इसलिए उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, जो है ट्रांसमिशन टाइफाइड। टाइफाइड पे बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रा डिटेल में लेंगे हम, कि टाइफाइड को कैसे ट्रांसमिट होता है, प्रिवेंशन वगैरह कैसे करना। तो सबसे पहले इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, ये होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, और ये क्या होता है, ये जीआईटी ट्रैक का इन्फेक्शन है। और ये किसके वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, जो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कितने दिन में ये बड़ा होता है, या ग्रोथ होता है, या डिवाइड होता है, तो 7 to 28 डेज है। एवरेज 14 डेज हम लेते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कैसे एक दूसरे से फैलता है, तो सबसे पहले अगर गंदा पानी, जो भी हम एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई सही नहीं है, या फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड है, या फिर कोई वॉशरूम जा करके अच्छे से हाथ वाथ साफ नहीं करता है, तो क्या होता है, ये ट्रांसमिट होने का, ये टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फ्लाइज वगैरह है, अगर सराउंडिंग हमारा गंदा है, ज़्यादा कचरा वगैरह है आजू बाजू, तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठ करके हमारे खाने पे, अगर घर में आकर के जहाँ पर भी वो बैठेगी वहाँ पे वो ये बैक्टीरिया जो साल्मोनेला है इसको लेते हुए आएगी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड है, कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसके संपर्क में हम आते हैं तो भी ये होने के चांसेस है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि टाइफाइड भी एक से दूसरे को हो सकता है। इसको हम नॉर्मली फीवर और पेट में दर्द या उल्टी वगैरह इसमें होता है तो हम उस पेशेंट को हम सेपरेट नहीं करते, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं रहता है कि ये कम्युनिकेबल है, इसलिए हम उसको इसे ट्रीट भी नहीं करते हैं। ये सब ये नॉलेज आने के बाद ही होता है, इसलिए ये सब टॉपिक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू द कॉन्टामिनेटेड हैंड्स, अगर कॉन्टामिनेटेड हैंड से भी एक से दूसरे को, हम किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, या एक ही साथ खाना खा रहे हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं, तो भी क्या होगा, एक से दूसरे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट टू द, तो जैसे कोविड में हमने क्या किया था, पूरे गाइडलाइंस जब हमने फॉलो किया तो उसमें क्या था कि एकदम सेपरेट कर देना उस पेशेंट को, कम से कम 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, है ना, जो भी वो इस्तेमाल करते, जैसे टॉवल है, रूम है, वॉशरूम है, हो सके तो अलग ही उनका रखने के लिए। फिर वाटर एंड मिल्क शुड बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर, अगर पानी भी हम ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं तो वो प्रॉपर बॉइलिंग के बाद ही, यानी अच्छा बॉईल किया हुआ ही वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। एक्सक्रीटा एंड यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी, यानी कि उनका वॉशरूम, जो भी पेशेंट है, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो उनका वॉशरूम वगैरह बिल्कुल अलग होना चाहिए, और बार बार उसको सैनिटाइज करना चाहिए।
और डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड कैरियर, अगर किस तरह से वो एक से दूसरे को फैल सकता है उस पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल आइसोलेट कर देना उस पेशेंट को, है ना, 7 डेज के लिए कम से कम। फिर इसका क्या है, वैक्सीन भी मिलता है, अगर हमें अपने को पहले से ही बचा के रखना है, टाइफाइड ना हो हमें, तो हम उसका वैक्सीन भी ले सकते हैं। एंटी फ्लाई, ये क्योंकि मक्खियों से ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है, जैसे कि सराउंडिंग अगर हमारा गंदा है ना, तो वो हाउस फ्लाई की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो हाउस फ्लाई वगैरह को मारने का हम क्या कर सकते हैं, दवाई हम छिड़क सकते हैं। फिर पब्लिक शुड बी एजुकेटेड, लोगों को सबसे पहले हाइजीन और सैनिटाइजेशन के बारे में प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सफाई रखेंगे तो ही हम अपने आप को ये सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। और सफाई और अपने आप को, अपने सराउंडिंग को कैसे क्लीन नीट रखना है, तो उसके लिए एजुकेशन देना, उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग, पानी बहुत साफ सुथरा पीना है, नहीं तो सबसे बेहतर है कि उसको बॉईल करके पिया जाए। पब्लिक शुड बी इम्यून, है ना, जैसे कि अगर लोगों में ये नहीं फैल रहा है, इसको बचाना है, तो टीएबी का वैक्सीन भी लगता है। एटीटी, टीएबी, कॉलरा, ये सब तो बच्चों को बचपन से जैसे पैदा होते हैं उनके टीके शुरू हो जाते हैं, तो ये सब लेना बहुत ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए। फिर क्लोर एम्फिनिकॉल इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, ये ड्रग का नाम दिया है, लेकिन अपने आप इलाज ना करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉलरा का भी बहुत बार पूछा जाता है कि कॉलरा का बताओ बोल करके। तो कॉलरा का जो कॉजेटिव एजेंट है ये है विब्रो कॉलरे, विब्रियो कॉलरा, और इसका इंक्यूबेशन डेट 5 डेज होता है, यानी कि 5 दिन में अच्छा ग्रोथ कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है और स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। कॉलरा का स्प्रेड, पहले के ज़माने में तो कॉलरा से इतना सब लोग डरते थे, क्योंकि पूरे के पूरा गांव के लोग, इसमें क्या होते थे, एक बार कॉलरा फैल गया तो उतने लोग की एक साथ जान जाती थी। अब धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आते हैं, तो दवाइयाँ अच्छी अच्छी मार्केट में आने की वजह से अब डेथ रेट ड्यू टू द कॉलरा ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वही कॉन्टामिनेटेड वाटर, फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, अगर एक पेशेंट को है और उसी वही चीज़ हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि हमें भी हो जाएगा। बाय केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द एक्सक्रीटा एंड वोमिटिंग, जब एक पेशेंट वोमिट कर रहा है या फिर वो वॉशरूम यूज़ कर रहा है और हम सैनिटाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि और लोगों को भी हो जाने का। वही फ्लाइज वगैरह, हाउस फ्लाई वगैरह को कैसे कंट्रोल करा जा सके या उनको कैसा मारा जा सके, वो हम दवाइयाँ वगैरह छिड़क सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह। फिर क्लोथिंग वगैरह है या यूटेंसिल है, जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, जब भी हमें ये प्रिकॉशन और आइसोलेशन का लिखना पड़ता है, तो हम कोविड को याद करके हम सारी चीज़ें लिखेंगे तो कॉमन ही आते सब में, क्योंकि कोविड भी एक कम्युनिकेबल है, तो जो जो सिखाया गया हमें या जो जो हम फॉलो कर रहे हैं, वही सब चीज़ें कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाते हैं, कि पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट करना, उनके सारे सामानों को अलग रखना, जैसे खाने पीने के बर्तन हैं, उनका वॉशरूम है, उनका टॉवल वगैरह है, बिल्कुल अलग होना चाहिए, कम से कम वो 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलरा, कॉलरा से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो जो भी डिजीज हो रही है वो केस स्टडी करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, और मालूम होते के साथ वो पेशेंट को फिर क्या करना, आइसोलेट कर देना, चाहे वो हॉस्पिटल में, अगर बहुत सीरियस केस है तो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, नहीं तो घर में ही हमें करना पड़ेगा। बार बार सबसे पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमीडिएटली ओआरएस थेरेपी स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो ओरल रिहाइड्रेशन, जो कि वो ओआरएस का घोल वगैरह पिलाते हैं, वो पिलाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नर्व्स जो होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं, और फिर अगर हमें ग्लूकोज, अगर हमें आईवी चढ़ाना भी है तो हम नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि पूरे नर्व्स तो सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स वगैरह हमें डिसइंफेक्ट करना है, डिटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह कुछ भी यूज़ करके हमें क्या करना है, उसको पैथोजन फ्री करना है। पेशेंट स्टूल, वोमिटिंग वगैरह जो भी कलेक्ट हो रहा है, जो भी उसको टेक केयर कर रहे हैं, है ना, जो भी नर्स हैं, जो भी अटेंडर हैं, उनको अपने आप को अच्छा डिसइंफेक्टेंट, अपने आप को बार बार सैनिटाइज करते रहना है, और उसका डिस्पोजल भी उसको प्रॉपरली करना है। जितने भी ड्रेन्स है, जितने भी वॉशरूम्स है, उनको क्या करना है, नीट क्लीन करना है, और उसको सैनिटाइज भी करना है, फिनाइल से तो, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर से तो। नेक्स्ट क्या है, मिल्क वगैरह अगर दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली बॉइल्ड होना चाहिए। एंटी फ्लाई वगैरह हमें यूज़ करना है।
फिर जितने भी फूड है, ड्रिंक है, या स्वीट मीट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फ्लाइज। फ्लाइज को बिल्कुल घर में आने नहीं देना है। कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब हमें उठा लेना है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन रिगार्डिंग द क्लीननेस। सबसे ज़्यादा है जितने भी कम्युनिकेबल है, अगर हमें 1% पेशेंट को हो गया और हमें दूसरे को नहीं फैलाना है या फैमिली मेम्बर में उसे नहीं फैलने देना है, तो हमें हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नीटनेस क्लीननेस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और पानी जो हम दे रहे हैं वो बॉइल्ड होना चाहिए, उनकी सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए या प्रिकॉशंस लिया जाए, तो इस बीमारी को फैलने से, ये सारी बीमारियों को फैलने से हम रोक सकते हैं। तो ये तो आज के टॉपिक्स हो गए। अब पीसीआई का आज ही अभी मैं चेक करी तो पीसीआई में या फिर एग्जामिनिंग अथॉरिटी साइट पे या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट नहीं आया है। बस लास्ट अपडेट यही अभी तक है कि जनवरी में एग्ज़ाम्स होंगे, और ये बिल्कुल क्लियर है कि एग्ज़ाम्स होंगे कर्नाटका में, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम फीस वगैरह सारी चीज़ कलेक्शन हो चुका है। एक बार जब फीस कलेक्ट हो जाता है तो एग्ज़ाम कैसे भी होता है, और कर्नाटका में होता ही होता है, कभी कैंसिल नहीं हुआ। तो बच्चे लोगों को अगर दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कि किसी वजह से लॉकडाउन या किसी भी वजह से ये पोस्टपोन्ड होगा, तो पोस्टपोन्ड पता नहीं, नहीं भी बहुत चांसेस है कि नहीं होगा। जो डेट ये लोग देंगे ये सेकेंड वीक का दे दिख रहा है कि जनवरी सेकेंड वीक में एग्जाम्स के डेट आ जाएंगे। और ये श्योर है बिल्कुल कि एग्ज़ाम होगा ही, इसलिए आप तैयारी में लगे रहें, आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। और अभी तक कोई न्यू अपडेट आज की डेट तक नहीं आई है, पूरे मैंने साइट्स चेक कर लिया है। जैसे अगर न्यू अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको दूंगी। आप मेरे चैनल से बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।